एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने गृह विज्ञान ले रखा है तो उस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होने वाला है। इम्पॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाला है गृह विज्ञान के पेपर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है बाल विकास। उसमें हम अतलगोत्रे वाले सेक्शन को कवर कर रहे थे, जिनमें से हमने करीब करीब 26 प्रश्न कवर कर लिए थे। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई, पहले आप उन चीज़ों को देखिए, फिर इनको देखिए तो आप अच्छे से कनेक्ट भी कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। ठीक है, आज देखते हैं 27वें नंबर प्रश्न से, और आज ये आपका आखिरी वीडियो होने वाला है। ठीक है, इसमें पूछा गया है सृजनात्मकता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मतलब आपको यहाँ पे सृजनात्मकता का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताना है। तो सृजनात्मकता की अभी निश्चित और सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, मतलब कोई ऐसी परिभाषा नहीं दी गई जिसको हम निश्चित रूप से कह सकें और जो सर्वमान्य हो, सभी लोगों का जो मानना हो। ठीक है, इस दिशा में वैज्ञानिकों में थोड़ा मतभेद है। सृजनात्मकता की लोकप्रियता परिभाषाओं में इस बात पर बल दिया जाता है कि सृजनात्मकता में कुछ नई और भिन्न चीज़ों का निर्माण होता है। यह मानना है कि सृजनात्मकता में कुछ नई चीज़ें हैं और कुछ अलग करने का, अलग निर्माण करने का प्रयास किया जाता है। अतः व्यक्ति के उत्पादन या उसकी रचना से सृजनात्मकता का मापन किया जा सकता है। मतलब कह रहे हैं कि जो व्यक्ति उत्पादन करता है या उसकी जो रचना है, उससे हम सृजनात्मकता का मापन कर सकते हैं, परंतु हमेशा यह आवश्यक नहीं होता कि सृजनात्मकता में से उत्पादन ही होता है। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि या आप दृढ़ रूप से या निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि हर समय जब भी कोई ऐसी मैटर हो जहाँ पे उत्पाद हो वहाँ पे सृजनात्मकता पाया जाए, या जहाँ पे सृजनात्मकता पाया जाता है वहाँ पे उत्पादन पाया जाए। ठीक है, देखते हैं। आइजनेक और उनके साथियों का विचार है कि सृजनात्मकता वह योग्यता है जिसके द्वारा नए संबंधों का ज्ञान होता है। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आपके आइजनेक हैं और उनके साथियों हैं, उनका यह मानना है कि जो सृजनात्मकता है वह इस प्रकार की योग्यता है जिसके द्वारा नए संबंधों का क्या होता है, ज्ञान होता है। इसकी उत्पत्ति में चिंतन और परंपरागत प्रतिमानों से हटकर साधारण विचार उत्पन्न होते हैं। कुछ विद्वानों का यह भी विचार है कि सृजनात्मकता की उपस्थिति में व्यक्ति वातावरण में नया काम भी प्रस्तुत कर सकता है। मतलब कह रहे हैं कि सृजनात्मकता की उपस्थिति में व्यक्ति क्या कर सकता है, वातावरण में कुछ नए काम भी क्या कर सकता है, प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किशोरावस्था की समस्याओं पर टिप्पणी लिखिए। समस्या, जो किशोरावस्था की समस्याएं हैं उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो अध्ययनों के आधार पर कहा गया है कि किशोरावस्था समस्याओं की आयु है। मतलब यह बताया गया है, पहले से ही आपके विद्वान लोगों ने कहा है कि जो किशोरावस्था होती है यह समस्याओं की आयु कही जाती है, कि यहाँ पे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किशोरों की समस्याएं परिवार, विद्यालय, स्वास्थ्य, मनोरंजन, भविष्य, व्यवसाय, विपरीत लिंग के लोगों आदि से संबंधित हो सकती है। मतलब यहाँ पे कहे हैं कि जो समस्याएं हैं वो या तो परिवार से संबंधित होगी, या विद्यालय से संबंधित, या स्वास्थ्य से संबंधित, या मनोरंजन से संबंधित, या भविष्य को लेकर के कोई समस्या हो सकती है, या व्यवसाय, या फिर विपरीत लिंग के लोगों से आदि से हो सकती है। ठीक है, ये समस्याएं आर्थिक, व्यक्तिगत और सामाजिक आदि किसी भी स्तर पर हो सकती हैं। मतलब ये समस्याएं जो है आर्थिक रूप से पैसे को लेकर के, व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से समाज में अपना समायोजन नहीं बैठा पा रहे हैं, इन लेवल पे भी हो सकती है। ठीक है, किशोरावस्था की समस्याओं की आयु इसलिए कहा गया है, किशोरावस्था को जो है समस्याओं की आयु इसलिए कहा गया है कि बालक अपने माता पिता, संरक्षक और अध्यापकों आदि के लिए एक समस्या होता है। मतलब कह रहे हैं कि जो बालक होता है वो अपने माता पिता, संरक्षक मतलब जो उनकी रक्षा कर रहे हैं, जिनके साथ वो पल बढ़ रहे हैं, और अध्यापकों के लिए यह क्या होता है, एक समस्या होता है। तथा साथ ही साथ वह अपनी नई विकास अवस्था में नए रोल्स के साथ समायोजन नहीं कर पाता है। अतः इसमें उनमें चिंता, उत्सुकता, अनिश्चितता और भ्रांति के लक्षण उत्पन्न होते हैं। यह किसी न किसी रूप में उसके लिए समस्या ही है। ठीक है, इनकी समस्याओं में प्रायः मात्रा में वैयक्तिक भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। ठीक है, देखते हैं 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समायोजन से
क्या आशय है, समायोजन से क्या आशय है यहाँ पे बताना है। तो बोरिंग और उनके साथियों के अनुसार देखें तो समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। ठीक है, बात करें आइजनेक और उनके साथियों के अनुसार देखें तो यह वह अवस्था है जिसमें एक ओर व्यक्ति की आवश्यकता तथा दूसरी ओर वातावरण में अधिकारों से पूर्ण संतुष्टि होती है, अथवा यह प्रक्रिया जिसके द्वारा इनके दो अवस्थाओं में सामंजस्य प्राप्त होता है। ठीक है, यह किनका मानना है, तो आइजनेक और उनके साथियों का मानना है। ठीक है, देखते हैं 30वां नंबर प्रश्न। 30वां नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि बालकों के नैतिक व्यवहार से क्या आशय है, यहाँ पर आपको बताना है। तो जो बालकों का नैतिक व्यवहार होता है को परिभाषित करते हुए हरलाख महोदय जी ने लिखा है कि सामाजिक समूहों में नैतिक कोड के अनुरूप व्यवहार ही नैतिक व्यवहार है। मतलब इनका कहना है कि जैसे सामाजिक समूह के नैतिक, जैसे कोई सामाजिक समूह है उसमें जो नैतिक कोड हैं उसके अनुरूप जब कोई व्यवहार करता है उसी को क्या कहते हैं, नैतिक व्यवहार कहते हैं, उसी को नैतिक व्यवहार कहते हैं। मोरल शब्द मोर्स से बना है जिसका अर्थ है प्रथाएं, लोक रीतियाँ एवं शिष्टाचार। ठीक है, मोरल या फिर मोर्स का अर्थ क्या होता है, प्रथाएं जो लगातार चली आ रही हैं, लोक रीतियाँ या शिष्टाचार इसका अर्थ होता है। बालकों में यह देखा गया है कि कोई भी बालक अपने समाज के सभी नैतिक गुणों को नहीं जानता है। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि बालकों में यह पाया जाता है अक्सर करके कि वो जो जिस समाज में वो रह रहा है अपने समाज के सभी नैतिक गुण, मतलब वहाँ पे जो नैतिक गुण होते हैं सभी से वो परिचित नहीं होता है। जब वह किशोर हो जाता है और इस अवस्था में वह समाज के नैतिक कृत्यों के अनुसार व्यवहार नहीं करता है तो यह उसे समाज की प्रथाएं ज्ञात नहीं है। मतलब कह रहे हैं कि जब बालक किशोरावस्था में जाता है और इस अवस्था में वह समाज के नैतिक कृत्यों के अनुसार व्यवहार नहीं करता है, जैसे जो समाज में नैतिक कृत्य हैं उसके अनुरूप जब वो व्यवहार नहीं करता है या उसे समाज की प्रथाएं ज्ञात नहीं होती, उस समय उसकी जो समाज की प्रथाएं होती हैं उसके बारे में उसको जानकारी नहीं होती है। ठीक है, बात करें प्रश्नावली बनाते समय 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्नावली बनाते समय, जबकि 30 नंबर प्रश्न हो चुका है, ये आपका 31वां नंबर प्रश्न होना चाहिए, मिस प्रिंट हो गया है। प्रश्नावली बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो प्रश्नावली बनाते समय निम्नलिखित बातों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें, तो देखते हैं। पहली बात तो आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रश्नावली का आकार या प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए कि सूचनादाता उत्तर देते देते थक जाए। मतलब यहाँ पे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि कुछ ही प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक प्रश्न के अंदर कम से कम 3 से 4 प्रश्न कवर कर लिए जाएं जिससे प्रश्नों की संख्या कम रहे। और जब प्रश्नों की संख्या कम रहेगी तो जो उत्तरदाता है, जो आपको उत्तर दे रहा है, वो थकेगा नहीं और आपके सभी प्रश्नों के अच्छे जवाब देगा। जब प्रश्न ज़्यादा होंगे तो वो थक जाएगा बेचारा और आपके प्रश्नों का जवाब नहीं मिल पाएगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी चाहिए, प्रश्न लंबे और कठिन नहीं होने चाहिए। मतलब प्रश्न इतना लंबा नहीं होना चाहिए कि वो समझ भी ना पाए और कठिन भी ना होना चाहिए कि उसको सही में ना समझ में आए कि क्या पूछ रहे हो आप। ठीक है, मतलब सरल क्वेश्चन होने चाहिए और छोटे छोटे क्वेश्चन होने चाहिए जो उसको समझ में भी आ जाए और आपको उसका जवाब वो दे भी सके। ठीक है, जब समझेगा ही नहीं तो वो जवाब कैसे देगा। तीसरी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए। मतलब आपको स्पष्ट रूप से पूछना रहेगा प्रश्न, उसको घुमा फिरा के नहीं पूछना रहेगा। क्योंकि कोई चीज़ आपको कहना है तो पहले आप उसको 20 मिनट तक घुमाइए फिराइए, फिर आप मुद्दे पे आइए। डायरेक्ट आप मुद्दे पे आइए, जो भी प्रश्न आपको पूछना है वो आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न लिखा है, प्रश्नावली में पहले सरल फिर कठिन होने चाहिए। मतलब प्रश्नावली में इस क्रम में रखना चाहिए कि पहले आपको छोटे छोटे सरल क्वेश्चन पूछने चाहिए, फिर उनकी जो सरलता है उसको धीरे धीरे कम करनी होगी और कठिनता बढ़ानी होगी। बात करें 5वें नंबर प्रश्न की, तो 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है रुचिपूर्ण या ध्यान आकर्षित करने वाले प्रश्न होने चाहिए। आपके प्रश्न इस टाइप के भी ना होने चाहिए कि जैसे आपने पूछा भी नहीं पूरा और उसने जवाब दे भी दिया। कुछ ऐसे प्रश्न होने चाहिए कि जो थोड़ा रुचि, जिसमें उसका इंटरेस्ट बढ़े और उसका जो ध्यान है वो आकर्षित हो कि हाँ प्रश्न में वजन है, इसका जवाब हमें अच्छे से देना ही होगा। ठीक है, बात करें 31 नंबर प्रश्न की, तो 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पूर्व बाल्यकाल में
पूर्व बाल्याकाल में शरीर विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो बाल्याकाल होता है जिसे हम बाल्यावस्था भी कहते हैं और पूर्व मतलब पहले की होती है, उसमें शरीर विकास पर आपको टिप्पणी लिखनी है कि उसमें कौन कौन से परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो शारीरिक अंगों के अनुपात में विशेष परिवर्तन होता है। जो शारीरिक अंगों का अनुपात होता है, एक रेशियो में सारे अंग बढ़ते हैं मनुष्य के, हाथ पैर मुंह नाक सब कुछ वो एक रेशियो में बढ़ता है। तो उसमें जो होता है हमें बड़े रूप में क्या होता है परिवर्तन देखने को मिलता है। यह परिवर्तन की आयु तथा शरीर वृद्धि के अनुपात में होता है। मतलब कह रहे हैं कि जो ये परिवर्तन है ये आयु और शरीर की वृद्धि के अनुपात में होता है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसके जो है क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, उसके शरीर में वृद्धि का अनुपात बढ़ता जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर यहाँ पे कह रहे हैं कि 6 वर्ष की आयु में धड़ जब 6 वर्ष की आयु में बच्चा होता है, जब 6 वर्ष का हो जाता है तो उसमें धड़ और जन्म के समय दुगना हो जाता है। मतलब कह रहे हैं कि जो धड़ होता है वो जब 6 वर्ष की आयु पे होता है तो जितना जन्म के समय पे उसका धड़ था उससे 2 गुना उसकी 6 वर्ष की आयु में हो जाता है। पैरों के आकार में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, बात करें बाल्यावस्था में हड्डियां सख्त हो जाती हैं। जब बालक होता है बाल्यावस्था में पहुंचता है तो उसकी हड्डियां थोड़ी बहुत मजबूत हमें देखने को मिलने लगती हैं और सख्त हो जाती हैं। ठीक है, बात करें चौथा नंबर पॉइंट कह रहा है दूध के दांत गिरने लगते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनके पहले क्या होते हैं, पहले बार की सारे दांत गिर जाते हैं, उन्हें हम दूध का दांत कहते हैं। फिर चावल का दांत निकलता है जिसे हम पक्के दांत कहते हैं, तो दोबारा वो पक्के दांत निकलने लगते हैं, नए तथा पक्के दांत आने लगते हैं। दूध के दांत गिर जाते हैं और पक्के दांत आने लगते हैं। ठीक है, पांचवा नंबर पॉइंट मुंह की आकृति नाक छोटी होती है। मतलब कह रहे हैं कि मुंह की आकृति और जो है नाक होती है क्या होती है, छोटी होती है। फिर लिखा है कि यहाँ पे थोड़ी विकसित होने लगती है। मतलब यहाँ पे थोड़ा विकसित देखने को मिलता है, जबड़ा भी विकसित हो जाता है। तो जो मुंह की आकृति होती है, नाक छोटी होती है, ये थोड़ी क्या होने लगती है, विकसित होने लगती है और जबड़ा भी विकसित हो जाता है। ठीक है, बात करें 32 नंबर प्रश्न की, तो 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नवजात शिशुओं में अधिगम की क्षमता का विवेचन कीजिए। जो नवजात शिशु होती हैं उसमें अधिगम का मतलब होता है सीखना, सीखने की जो क्षमता होती है उसकी विवेचना आपको यहाँ पे करना है। तो कोई भी प्राणी किसी समस्या या क्रिया का अधिगम तब कर सकता है जब वह उस समस्या के संबंध में जागरूक हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी प्राणी हो, आप ही अपने आप को ले लीजिए, आप किसी चीज़ का अधिगम यानी उसको तभी सीख पाएंगे जब आप उस समस्या के बारे में जागरूक हों, आपको पता हो कि ये समस्या धीरे धीरे करके बड़ा ही रूप ले सकती है। किसी समस्या के अधिगम के लिए यह भी आवश्यक है कि अधिगमकर्ता के स्नायु कितने विकसित और परिपक्व हों कि वह समस्या का अधिगम कर सके। ठीक है, मतलब इसके लिए ये भी आपको ले ज़रूरी है कि उसके अंदर कितना मैच्योरनेस है जिससे वो क्या कर सके, उन चीज़ों को अच्छे से अधिगम कर सके, सीख सके। नवजात शिशुओं में स्नायु और मस्तिष्क में परिपक्व नहीं होते हैं। जब बालक नवजात शिशु में होते हैं तो उसके स्नायु और मस्तिष्क जो होते हैं ये क्या होते हैं, परिपक्व नहीं होते हैं कि वे किसी समस्या का सरल से सरल विधि द्वारा अधिगम कर सकें। मतलब वो किसी भी समस्या का सरल से सरल विधि द्वारा अधिगम नहीं कर सकते क्योंकि उनके जो स्नायु होते हैं, मस्तिष्क होते हैं, वो परिपक्व नहीं होते हैं। नवजात शिशुओं में जागरूकता भी नहीं के बराबर पाई जाती है। मतलब कह रहे हैं कि नवजात शिशु जो होते हैं उसमें जो जागरूकता होती है वो नहीं के बराबर पाई जाती है। कुछ अध्ययनों के द्वारा यह स्पष्ट हुआ है कि यद्यपि नवजात शिशुओं में के अनुबंधन द्वारा अधिगम बहुत कठिन है, फिर भी स्तनपान संबंधित परिस्थितियों में प्रति नवजात शिशु को अधिगम कराया जाता है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि जो ये नवजात शिशु होते हैं इनके अनुबंधन में अधिगम जो है सिखाना कोई भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है, लेकिन फिर भी जो है स्तनपान संबंधित परिस्थितियों में नवजात शिशु को क्या अधिगम कराया जाता है। मतलब जैसे कोई नवजात शिशु है, छोटा सा बेचारा है, तो उसको कोई चीज़ सिखाना तो बहुत टफ होता है, लेकिन उसको तो इतना तो सिखाना ही पड़ेगा ना कि दूध वगैरह पी सके बेचारा, नहीं जिंदा कैसे रहेगा। ठीक है, बात करते हैं परंतु यह अनुबंधन जन्म के कई दिनों बाद ही स्थापित किया जाता है। मतलब कह रहे हैं कि यह जो अनुबंधन है ये जन्म के कई दिन बाद क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। ठीक है, देखते हैं 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न और आज का आखिरी नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है कि बाल विकास के अध्ययन प्रणालियाँ
कितने प्रकार की होती हैं। जो बाल विकास की अध्ययन प्रणालियाँ होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। तो बाल विकास में अध्ययन की मुख्यतः 2 प्रणालियाँ प्रचलित हैं। पहला क्या, समकालीन अध्ययन प्रणाली तथा दूसरा दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली। बाल विकास में ऐसी समस्याओं का अध्ययन करना भी महत्वपूर्ण समझा जाता है कि विकास परिवर्तन कब कब और किस गति से हो रहे हैं। इन सब समस्याओं का अध्ययन समकालीन प्रणाली द्वारा किया जाता है। इस प्रणाली के उपयोग में मनोवैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी समस्या प्रतिदर्श चुनने की होती है, परंतु समकालीन समस्या प्रणाली में जो भी अध्ययन किए जाते हैं वो केवल अनुमान मात्र होते हैं। इन समस्याओं के कारण दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली का प्रचलन हुआ है। इस अध्ययन प्रणाली से अत्यधिक बालक के विकसित और विवृद्ध का अध्ययन तथा क्रमिक विकास का अध्ययन भी संभव था। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।